नमस्कार दोस्तों, नोमैडिक मनोज के मध्य प्रदेश सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम घूमेंगे सांची स्तूप, मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक डेस्टिनेशन। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत देश का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है। दोस्तों, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, उस समय यानी मौर्य काल में सम्राट अशोक ने जो पहला बौद्ध स्तूप बनाया था, वही स्तूप है सांची स्तूप। तो आज वही देखने के लिए हम निकले हैं। ऑटो में बैठने से पहले हमने यहाँ पे जो स्पेशल चाय मिलता है, विदिशा का स्पेशल चाय, ये चाय हमने पी लिया है और अभी हम लोग ऑटो से विदिशा से जा रहे हैं सांची स्तूप देखने के लिए। दोस्तों, अभी जो आप सारा देख रहे हैं पीछे, ये है विदिशा से सांची तक का सफर। लगभग 10 मिनट के ट्रैवल के बाद हम पहुंचे हैं सांची स्तूपा तक। कहीं ऑटो वाले ऑटो को बहुत नीचे खड़ा करते हैं, लेकिन इस ऑटो वाले भाई साहब ने ऑटो ऊपर तक लेके आया। चलिए दोस्तों, अभी हम यहां से टिकट ले लेते हैं। सांची स्तूपा देखने के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्कैन कोड लिखा है, उसे स्कैन करके आप सीधा टिकट ले सकते हो और यहाँ पे एंटर कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया में जितने भी हेरिटेज साइट्स है, तो वो सारे टिकट लेके ही हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसी टिकट के पैसे से उसका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे अपने ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए अगर थोड़ा बहुत खर्चा होता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और सांची स्तूपा तो वह स्तूपा है जिसके डिज़ाइन को लेके ही भारत के राष्ट्रपति भवन का जो डोम है, उसका डिज़ाइन बनाया गया था। तो इस स्तूपा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भारत के इतिहास में। ये देखिए दोस्तों, इसी कोड को स्कैन करके आप अपना टिकट बुक कर सकते हो और यहाँ पे कुछ उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ये देख लिए, आप ध्यान से पढ़िए। और ये है वो स्तूप जिसे हम आज विजिट करने वाले हैं। यहाँ पे शुरू में ही पर्यटकों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जहाँ पे हम सारा घूम सकते हैं। और ये है टिकट। यहाँ पे स्तूपा में एंटर करने से पहले आपके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, सारे गेट पे निकाल के रखनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों, आप घर से जाते हुए कुछ भी खाने पीने का सामान साथ में ना ले जाए। सिर्फ पानी का बोतल आप अपने साथ रख सकते हो। चलिए, हम हेरिटेज साइट पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए पूरा परिसर। यहाँ पे सांची स्तूपा का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, उसकी हिस्ट्री शॉर्टकट में लिखी हुई है। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, इसके फ़ोटो लेके बाद में भी पढ़ सकते हो। वैसी कोई बात नहीं कि यहीं पे पढ़ा जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में जानकारी दी गई है। तो हमने यहाँ पे जो भारत सरकार की तरफ से गाइड रखे हुए हैं, उन गाइड को हायर किया है। दोस्तों, आप अगर पर्सनल गाइड हायर करते हो तो आपको 350 रुपीज़ में गाइड मिलेंगे, और आपको अगर पूरे ग्रुप के लिए गाइड चाहिए तो आपको 750 या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने दोस्तों अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना था, इसीलिए मैंने पर्सनली गाइड हायर किए हुए थे।
तो इस वीडियो में जो भी जानकारी है दोस्तों वो गाइड द्वारा दी गई है, वो भी भारत सरकार के द्वारा रखे गए गाइड के द्वारा। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमने तथागत गौतम बुद्ध और स्तूपा को त्रिवार पंचांग प्रणाम किया और उसके बाद गाइड से पूरे स्तूपा के बारे में, स्तूपा के इतिहास के बारे में जानकारी ली। तो पहले वीडियो में दोस्तों आपको इस स्तूपा का इतिहास की जानकारी आपको देने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में स्तूपा के ऊपर जो भी चित्र बने हुए हैं उसकी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। स्तूप देखने आए। एक्चुअली स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप का मीनिंग क्या होता है? तो स्तूप का मीनिंग होता है समाधि। जैसे आपने देखा हर एक धर्म में एक अलग तरह से बनाया जाता है, ठीक है। इस्लाम में क्या किया, मरने के बाद दफनाया, मकबरा बना दिया। हिंदू रीजन में चबूतरे छाते हो गए, क्रिश्चियन लोगों ने क्रॉस लगाया, पिरामिड या मम्मीज हो गया। तो बौद्धिज्म वालों ने सोचा कि हमारी भी कोई अलग पहचान हो ताकि आने वाले लोग आसानी से पहचान सकें कि ये बौद्ध धर्म की समाधि है। जैसे सपोज आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब अलग अलग तरह से क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोग आसानी से पहचान सकें। तो वो लोग अपने अपने राज्य ले गए और ले जाके रख के उन लोगों ने, किसी ने उसको अष्टधातु में, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने मिट्टी, इस तरह के पात्रों में रख के उन लोगों ने 8 स्तूपास बनाए और 200 साल तक उसकी प्रे करते रहे। 8 स्तूपा कौन कौन से? यूपी, बिहार, नेपाल में। अभी तो फिर वो बाद में आए, कुछ नाम नहीं है? नहीं, उनका तो समय वो यही बताएगा। यूपी, बिहार में जैसे लुम्बिनी, श्रावस्ती, इस तरह से बनाए गए और एक नेपाल में बनाया रामग्राम के पास। तो इस तरह से उन्होंने 8 बना दिए गए और 200 साल तक लोग उसकी प्रे करते रहे। फिर कलिंगा वार के बाद अशोका ने बौद्धिज्म को ज्वाइन किया। अशोका कब आया? 3rd सेंचुरी BC में, बुद्ध के 200 साल बाद। फिर ये जो है युद्ध से बुद्ध की ओर बढ़ा। तो सम्राट अशोका से पहले 8 स्तूप बन चुके थे, क्योंकि ये दोनों समकालीन नहीं थे ना, दोनों में 200 साल का अंतर था। बुद्ध को होगा 2500 साल और अशोका को है 2300 साल। मुंबई का नाला सोपारा है वो तो बुद्ध के समय ही बना था। तो उनके जो 8 स्तूप बनाए गए, 200 साल तक लोग उसकी प्रे करते रहे। फिर कलिंगा वार के बाद अशोका ने बौद्धिज्म को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद क्या किया, जो 8 स्तूप बने हुए थे उनमें से 7 स्तूप को उसने तोड़ डाला। किसने? अशोका ने। और तोड़ने के बाद उनके अंदर से सारी अस्थि और राख निकाला और उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट्स रखे। उस समय जम्बूद्वीप में कौन कौन से देश आते थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना, जावा, सुमात्रा वगैरह। इन देशों के अंदर कितना स्तूप बनाए? 84,084,000। लेकिन इतना बड़ा फिगर क्यों लिया अशोका ने? इससे कम ज़्यादा भी अशोका बना सकता था। तो इसके 2 अलग अलग गाइड बुकों में अलग अलग स्टोरी लिखा हुआ है। एक गाइड बुक में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपना पूरे जीवन में 84,000 ज्ञान के उपदेश दिए थे, इसलिए उनके 84,000 स्तूप बनाए गए। दूसरी गाइड बुक में लिखा हुआ है कि अशोका नया तो बौद्धिज्म में ज्वाइन हुआ, तो उसने एक हिंदू धर्म की एक पौराणिक कथा सुन रखी है, संभवतः आप लोगों ने भी सुना हो। उसमें बताया जाता है कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो अशोका ने सोचा, मैंने तो कलिंगा वार में अकेले में ही लाखों सैनिक मरवाए, इससे पहले भी मैंने युद्ध किए, तो मेरा कुछ प्रायश्चित हो जाए, इसलिए उसने 84 लाख की जगह 84,000 बुद्ध के स्तूप बनाए। अब इन दोनों स्टोरियों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको मान लें। तो उन 84,000 का सबसे पहला स्तूप उन्होंने कहाँ बनाया? सांची में। अशोका सांची को एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे बौद्ध धर्म का शिक्षा और प्रचार का केंद्र, लेकिन अशोका ने पर्टिकुलर इसी जगह को क्यों चॉइस किया? वो तो कहीं और भी बन सकता था। तो मगध का शासक था जो आज बिहार क्षेत्र कहलाता है, इसको मगध कहते हैं, और जो उसकी राजधानी थी जिसका आज वर्तमान में पटना कहते हैं, उस समय उसका नाम पाटलिपुत्र था। लेकिन उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, सांची भी उसी के अंतर्गत आता था। तो अशोका ने इस जगह को चॉइस करने के 4 कारण हैं। पहला कारण है, आप लोगों मैप देखा होगा, उसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में आता है और मध्य प्रदेश के सेंटर में आता है सांची, तो सेंटर हो गया। दूसरा कारण, उस समय राजा लोगों का यहाँ से एक मेन रूट हुआ करता था जो दिल्ली, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, यहाँ से होते अपने महाराष्ट्र वगैरह उधर आगे निकल जाते थे साउथ तक। उसी को देखते हुए यहाँ पे जो रेलवे लाइन डला हुआ है ये दिल्ली बॉम्बे लाइन है, तो मेन रूट्स हो गया, सेंटर हो गया। तीसरा कारण, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक शहर है, उसका नाम है विदिशा। उधर अशोका ने सेकंड मैरिज की थी एक बिजनेसमैन की लड़की से, तो नज़दीक ससुराल हो गई, इन लोगों से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जिस देवी से उन्होंने मैरिज की उससे एक लड़का हुआ जिसका नाम महेंद्र हुआ और एक लड़की हुई उसका नाम संघमित्रा हुआ।
चौथा कारण कि अशोका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे उन बौद्ध भिक्षुओं को कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसे ध्यान कर रहे हैं या पढ़ाई चल रही है तो कोई शोर शराबा ना हो। तो ये पहाड़ी पूरी खाली थी। फिर उनको खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसके नीचे गांव बसे होते जहाँ से भिक्षा आसानी से मिल जाती थी। पीने के लिए 2 साइड तालाब और पास में बेतवा नदी, अगर ये तालाब भी सूख जाए तो बेतवा नदी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अशोका ने इस जगह को चॉइस किया। तो सबसे पहले अशोका ने यहाँ पे 3 मॉन्यूमेंट बनाए। ये जो बड़ा वाला स्तूप हम लोग देख रहे हैं, इसके अंदर एक और स्तूप बना हुआ जो काय से बनाया था उन्होंने, ईंटों से, टेराकोटा ब्रिक से। गौतम बुद्ध की अस्थि के कुछ पार्ट्स रखे और एक ईंटों से स्तूप बनाया, इसके अंदर है। और लकड़ी का, जैसे अभी हम लोग ये जो पत्थर का रेलिंग देख रहा है, यहाँ पर उन्होंने काय का रेलिंग लगाया था लकड़ी का। दूसरा, उन सारे बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए, जिसे आज बिहार भी कहा जाता है, मोनेस्ट्री भी कहा जाता है और हॉस्टल भी कह सकते हैं, वो बनाया। और तीसरा एक अशोका पिलर। ये 3 मॉन्यूमेंट बनाने के बाद फिर अशोका पब्लिक में गया और पब्लिक से पहले तो रिकमेंड किया, हाथ जोड़ा कि भाई आप लोग अपना बेटा बेटी हमें दो, हम इनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाएंगे और शिक्षा के बाद जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए भेजेंगे। लेकिन कोई आदमी अपना धर्म परिवर्तन करने, अपने बच्चों को बौद्ध भिक्षुणी बनाने को तैयार नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ की एक परंपरा चली आ रही सर, क्या, जो अशोका के समय भी थी और आज वर्तमान में भी है। वर्तमान में क्या है, आपने देखा फिल्मी दुनिया वालों ने यहाँ से फटे पैंट पहनना शुरू किया, सारे लोग फटे पैंट पहनने लगे। उनसे किसी ने कहा कि आप लोग फटे पैंट पहनो, नहीं, लेकिन नकल। तो इसी तरह अशोका ने सोचा ये लोग ऐसे तो आए हैं। अब उसने क्या किया, जो उसका बेटा और बेटी था, संघमित्रा और महेंद्र, जब उसको उसने दोनों को बौद्ध भिक्षुणी बना दिया, जबकि वो चाहता तो उस समय इनको भारत का सम्राट बना सकता था महेंद्र को, लेकिन भारत का सम्राट न बनाया तो उस दोनों बहन भाइयों को बौद्ध भिक्षुणी बना दिया। और ये बात उसने पब्लिसिटी करा दी। जब लोगों ने सुना, अरे एक राजा अपने बेटा बेटी को बौद्ध भिक्षुणी बना रहा है, जरूर इस धर्म में कुछ खास बात है। और लोगों ने अपने बच्चे देना शुरू कर दिया और स्टार्ट हो गया बौद्धिज्म। लोग अपने बच्चे देने लगे, यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाने लगी और शिक्षा के बाद इनको जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाने लगा। तो अशोका ने भी अपना बेटा बेटी, जो श्रीलंका वगैरह, चाइना वगैरह विदेशों में, संघमित्रा और महेंद्र को भेजा। और आज जो विदेशों में, आज दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी की मूर्ति आप देखेंगे तो वो है गौतम बुद्ध की, तो उन दोनों ने फैलाया। जबकि सर मैं आज आपको एक और बात महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, जैसे सर थोड़ी सी देर के लिए, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अभी शिरडी के साईं बाबा को महाराष्ट्र के अलावा अदर कई राज्यों में ऐसे लोग होंगे जो शिरडी के साईं बाबा को नहीं जानते। लेकिन इसी तरह से अगर गौतम बुद्ध को भी, अगर ये अशोका, उसका बेटा बेटी अगर बौद्धिज्म को ज्वाइन नहीं करती तो ये भी सिर्फ वही क्षेत्र रह जाता, यूपी, बिहार, नेपाल। इसके अलावा सर इनको भी दुनिया में लोग, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनकी वजह से आज दुनिया में गौतम बुद्ध को जानते हैं और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ इनकी हैं। तो इन्होंने सर भेजा। इसके बाद अशोका का टाइमिंग हो गया खत्म। फिर आया 2nd सेंचुरी BC, अशोका के लगभग 100 साल बाद, आज से 2200 साल पहले, पुष्पमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र शुंग। जबकि पुष्पमित्र शुंग जो था वो बौद्ध धर्म का अपोजिट वाला था। उसने काफ़ी बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएँ कराई, काफ़ी मॉन्यूमेंटों को भी क्षति पहुँचाया। लेकिन जब उसी का बेटा आया अग्निमित्र शुंग, जब उससे रिकमेंड किया यहाँ के जो बौद्ध मॉन्क जो थे, उन्होंने कहा साहब हमारा स्तूप खराब हो गया है, ये ईंटों वाला स्तूप बिखरने लगा और लकड़ी की रेलिंग तो टोटल खराब हो गई, क्योंकि 100 साल हो जाते हैं। तब उन्होंने क्या किया, ये ईंटों वाले स्तूप को यथावत रहने दिया, बाहर से इसको पूरे को पत्थर से चुनवा दिया। फिर इसमें सभी में प्लास्टर लगा दिया ताकि इसकी और लाइफ बढ़ जाए। ऊपर 3 छत्र लगाए, वो रेलिंग लगाए, और जैसे ये नीचे का रेलिंग लगाया गया, उस समय तक काफ़ी लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। उन लोगों ने ये सारे पत्थर दान में दिए। हर एक पत्थर पे हम देखेंगे उस समय जो लिपि होती थी ब्राह्मी, बोलेंगे तो पाली, उन दानदाता पत्थर पे नाम लिखे हुए। हाँ, अब मैं बताऊंगा आपको, वो साइड पे चल के बताऊंगा। तो इन दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर आया 1ली सदी ईसा पूर्व, लगभग आज से 2100 साल पहले सतवाहन, जो आंध्रा के शासक थे राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी। उन्होंने ये 4 तोरण द्वार लगा दिए। लेकिन इनको एक्चुअली तोरण द्वार क्यों कहा जाता है, इनको द्वार क्यों नहीं कहते हैं? तो तोरण द्वार मीन्स होता है स्वागत गेट या वेलकम गेट। जब इन गेटों को लगाया गया तब क्या था, बौद्धिज्म में भी 2 पार्ट रहे। जैसे जैन धर्म में आपने सुना दिगंबर और श्वेतंबर, इसमें था हीनयान और महायान। लेकिन इन दोनों पार्टों में फ़र्क क्या था? हीनयान लोग जो थे वो बुद्ध की मूर्ति के अपोजिट वाले थे, क्योंकि वो वही बात को मानते थे। कौन सी? जिसने गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप मुझे भगवान मत मानो,
आप मेरी मूर्ति की पूजा मत करो, मैं तो सिर्फ आपको जो मार्ग दिखा रहा हूँ उस पर चलो। तो वो लोग अपोजिट वाले हो गए, उन्होंने कहा हम बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं मानेंगे, हम सिर्फ उनको एक इनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। अच्छा, महायान लोग जो रहे वो बुद्ध की मूर्ति को मानने लगे थे। तो उस समय हीनयान लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने इन चारों द्वारों में कहीं भी बुद्ध को मूर्ति के रूप में नहीं लगाने दिया। तब महायान के लोगों ने कहा भाई इसमें हम लोग बुद्ध के जीवन की घटनाएं दिखा रहे हैं और आप लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे, हम लोग कैसे दिखाएं कि ये बुद्ध हैं। तब उन्होंने कहा बुद्ध को आप सिंबॉलिक रूप से दिखाएं। सिंबल मीन्स जैसे शिवलिंग क्या शिवा का एक सिंबल है, शिवा की मूर्ति नहीं है वो। इसी तरह से गौतम बुद्ध को 4 चीज़ों से दिखाया। पहली चीज़, इनके पैर में जन्म से ही चक्र बना हुआ था, जब जन्म से ही दोनों पैरों में नीचे चक्र मतलब वो व्हील है ना। दूसरी चीज़, इन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, जिसे हिंदू धर्म में लोग पीपल का पेड़ कहते हैं, बौद्ध धर्म उसको बोधि वृक्ष कहने लगे, वो पेड़ ले लिया। तीसरी चीज़, ये जिस पेड़ के नीचे उन्होंने बैठ के तपस्या की, जिस पत्थर के ऊपर बैठ के की, जैसे आज हम लोग प्रे वगैरह करते हैं, कोई कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठ के, इसी तरह से गौतम बुद्ध ने एक पत्थर के ऊपर बैठ के प्रे की थी, वो पत्थर को ले लिया, शिला को ले लिया। चौथी चीज़, ये राजकुमार थे, राजाओं के ऊपर आपने देखा छाता लगाई जाती, क्योंकि पूर्व में से ये राजकुमार थे, तो वो छाता ले ली। इन 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर हम देखेंगे समझ जाएंगे बुद्ध हैं, और उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी इन 4 द्वारों से दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो है 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं सदी ईसा के बाद तक 1500 सालों तक बौद्ध धर्म का प्रचार चला। इन 1500 सालों में कई राजा आए, किसी ने डोनेशन दिया, किसी ने हॉस्टल बनाया, और इन्हीं 1500 सालों में क्या रहा, जो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाती थी, इनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी, उनको तो जगह जगह प्रचार के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन जो लोग यहाँ रहा करते थे, जैसे प्रिंसिपल हुआ, टीचर्स हुआ या स्टूडेंट्स हुआ, जैसे जैसे ये लोग मरते गए, इनके मरने के बाद इनको भी जलाया गया। जलाने के बाद इनकी अस्थियाँ और रहा, जैसे प्रिंसिपल हुआ उसकी अस्थि रखी, बड़ा स्टेज बना दिया, टीचर्स का उससे छोटा, स्टूडेंट्स का उससे छोटा। ये ढेर सारे जो गोल चौकोर्स हम देख रहे हैं, ये सारे उनके फॉलोवर्स के रहे और उनके ग्रेड वाइज बनाते चले। ठीक है, जो छोटे छोटे सारे। इसके बाद जो है 12th सेंचुरी एडी के बाद 12वीं सदी में टोटल यहाँ से बौद्धिज्म का पतन हो गया। 500 सालों तक इस जगह की कोई वैल्यूएशन नहीं रही। उसी पीरियड में यहाँ से मुगल लोगों का निकलना हुआ, मूर्तियाँ वगैरह तोड़ दी, कुछ लोकल कोई वैल्यू नहीं, लोकल लोगों ने भी तोड़ फोड़ की और अपना पत्थर ले गए, मकान में लगा लिया, और ये समय के साथ पूरा जंगल में कवर्ड हो गया। 500 सालों तक ये जगह जंगल में रही। फिर सबसे पहले इस जगह की खोज कब हुई? 1818 में। खोज करने वालों में था अलेक्जेंडर कनिंघम, टेलर, एसी मेसी। ये लोग नहीं जानते थे ये क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, और ये सारे लोग खोज करने नहीं आए थे। यहाँ काय के लिए आए थे? हंटिंग के लिए, शिकार खेलने, क्योंकि सारे आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने देखा अरे ये क्या है, क्यों बनाए? कनिंघम को सबसे पहले ये स्तूपा मिला। हाँ, तो वो लोगों ने देखा अरे ये क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, तो उन लोगों का नीचे गए, गाँव वालों को बुला के लेके आए। गाँव वालों से पूछा भाई ये क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, तो गांव वाले भी इनके विषय में नहीं जानते थे। आज भी जो बुजुर्ग आदमी यहाँ का जिसकी 80-90 साल की एज है, वो नहीं जानता इनके विषय में। क्या जानता है वो? बोलता है ये सास बहू के बिठे हैं। बिठे यहाँ किससे बोले जाते हैं? जो गाय भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कंडे या ओपले कहते हैं। तो उन्होंने कहा सास ज़्यादा काम करती है, जिसने बड़ा बना दिया, और बहू कम काम करती है, छोटा बना दिया। तो अंग्रेज लोगों ने सोचा अरे यार इनको कुछ पता नहीं, वो लोग हंसने लगे, बोले हम ही इसका पता लगाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, दोनों स्तूपों को तोड़वाना शुरू किया। तो ये बड़ा था, जहाँ गौतम बुद्ध की अस्थियाँ रखी वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाया, क्योंकि इससे पहले इसका रिजल्ट आ जाता है स्तूप नंबर 3 का। ये छोटा है, और जैसे अंदर पहुँचे तो उनको एक बड़ा सा पत्थर का बॉक्स मिला। उसके अंदर 2 छोटे छोटे बॉक्स और रखे हुए थे। एक बॉक्स के ढक्कन के ऊपर लिखा हुआ था सारीपुत्र, और दूसरे के ऊपर लिखा हुआ था महामोगलाना। कौन सा लैंग्वेज में था वो? पाली। तो इन लोगों ने इन अस्थियों को उठाया और कहाँ पे ले गए? लंदन में अल्बर्ट म्यूजियम में रख लिया, है ना। और वो लोग फिर इनको छोड़ देते हैं। लगभग 100 सालों तक इसको किसी टूटी फूटी कंडीशन में पड़े रहे। फिर इस डिपार्टमेंट का निर्माण हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपका, और वहाँ से एक ऑफिसर्स को भेजा रहा। इनका नाम था सर जॉन मार्शल, जो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और इंजीनियर भी रहे। तो उन्होंने क्या किया, जो जो मॉन्यूमेंट्स मिट्टी से दब गए उसको खुदाई करके निकाला, जो जो उसके पार्ट्स मिले उसको फिर से जोड़ दिया, और इन दोनों स्तूपों को उन्होंने फिर से इसको बंद करा दिया। जबकि अस्थि तो अभी लंदन में रखी हुई है, और किन की रखी? सारीपुत्र महामोगलान की। बुद्ध की अस्थियों तक ये नहीं पहुंच पाया था। फिर क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने।
और वो उसी समय श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती भंडार नायकी। तो ये प्रधानमंत्री, इन्होंने सोचा यार मैं अगर अकेला जाऊंगा, बाय द वे उन लोगों ने मुझे अस्थियां ना दी, इसलिए वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री को भी लेगा। ये दो प्रधानमंत्री उधर गए और जाने के बाद उन अस्थियों को वापस ले आए। तो उसी से थोड़े से पहले क्या हुआ था, यहाँ की रियायतें खत्म हुई थी। तो सांची जो है भोपाल नवाब के अंडर में आती थी और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जो विदिशा शहर है ये ग्वालियर में आता था। तो नेहरू जी, जो भोपाल नवाब को पता लगा कि नेहरू जी अस्थियाँ लेके आ गए, तो उनसे नेहरू जी से मिलने आ गए भोपाल नवाब। तो नेहरू जी ने भोपाल नवाब को बोला कि एक काम करो, ये वाला स्तूप को फिर से तोड़ो और इसके अंदर ये अस्थियाँ रखवा दो। तो नेहरू जी ने, नवाब साहब ने, भोपाल नवाब ने नेहरू जी को बोले सर देखिएगा, एक बार ये स्तूप बना, फिर टूटा, फिर बना, अब हम इसको फिर से तोड़ें और फिर बना, इससे अच्छा है कि हम लोग एक नया मंदिर बना देते हैं, एक नया विहार बना देते हैं, उसके अंदर ये अस्थियाँ रख देंगे। तो नेहरू जी को उनका सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है भाई आप बनवाओ। तो भोपाल नवाब ने 1900, आप ही इसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे, आप ही इसकी पहली ईंट रखेंगे। तो भोपाल नवाब ने 1947 में एक मंदिर की पहली ईंट रखी और वो बनना शुरू हो गया। उसके नीचे एक तलघर बना दिया गया, उसमें एक अलमारी ला के रख दी गई जिसमें डबल लॉक था, ला के अस्थियाँ उसमें रख दी गई और वो मंदिर बनते बनते 30 नवंबर 1952 में वो कंप्लीट हो गया। तो नेहरू जी ने सोचा जब अस्थि लेवाने में श्रीमती भंडार नायके ने हमारी मदद की तो क्यों ना हम उन्हीं से इस मंदिर की ओपनिंग करवा लें। तो उन्होंने उनको मैसेज भेज दिया कि आप आइए इस मंदिर की ओपनिंग करिएगा। तो उस समय श्रीलंका के अंदर एक ट्रस्ट था और आज भी, जिसका नाम है महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका। उसका अध्यक्ष जो बौद्ध भिक्षु था वो भी आ गया भंडार नायके के साथ में। तो उसने जो है बातों बातों में नेहरू जी से रिकमेंड कर दिया, बोले सर एक काम करो, ये अस्थियाँ हमें दे दो, श्रीलंका में हम सारे लोग बौद्धिज्म को मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। तब नेहरू जी इनका श्रीलंका ले जाने को नहीं, आप लोग तो यहीं पूजा अर्चना करो। तो नेहरू जी ने उस दिन 3 घोषणाएं की। पहली घोषणा ये की कि आज से ये मंदिर हम लोग श्रीलंका वालों को दान में दे रहे हैं। तो उन्होंने पूरा मंदिर उनको दान में दे दिया। दूसरी घोषणा की कि इसके अंदर जो अस्थियाँ रखी हुई डबल लॉक में, इसकी एक चाबी हमारे पास रहेगी। हमारे पास से मतलब है सांची का जिला रायसेन या कलेक्टर साहब को दे दी। और दूसरी घोषणा की कि एक चाबी इनको दे रहे हैं, जो इनका मेन भिक्षु था उसको दे दी। तीसरी घोषणा की कि आज से कोई भी साल का, किस नवंबर का, जो आज कौन सा दिन है, ये नवंबर का आखिरी संडे, हर साल तारीख कोई भी होगी, लेकिन जिस दिन भी नवंबर का आखिरी संडे होगा उस दिन सांची महोत्सव के नाम से एक फेस्टिवल होगा। इन अस्थियों को निकालेंगे, सभी को दिखाएंगे, उसके बाद 1 साल के लिए वापस। तो अभी ये जो 27 पिछले महीने 27 नवंबर को लास्ट संडे था, उस दिन सांची महोत्सव के नाम से वो फेस्टिवल हुआ। दोनों चाबियाँ आई, सबको दिखाया गया, उसके बाद 1 साल के लिए रख दिया गया। तो गेट के बाहर जो मंदिर बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, वो मंदिर अभी उन्हीं के अंडर में। तो उस दिन क्या होता है सर, जिस दिन इसका फेस्टिवल होता है, श्रीलंका, जापान, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, बर्मा, तमाम विदेशों से बहुत धर्म के मानने वाले आते हैं, प्लस इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन अभी 2 साल से कोरोना टाइम चल रहा है, इसलिए इसमें कोरोना की वजह से विदेशी लोगों का आना जाना ओपन रहता है पब्लिक के लिए, तो बुकिंग होता है, सभी के लिए ओपन रहता है और सभी लोग दर्शन करते हैं। तो ये था सर यहाँ का इंट्रोडक्शन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सांची स्तूपा किसने बनाया, कब बनाया और क्यों बनाया, ये सारी चीज़ों की जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में आप ये जो पीछे स्तूपा का गेट देख रहे हो, इस गेट के ऊपर और पूरी स्तूपा पे जो भी सारे चित्र चित्रित है, उन चित्रों का तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से या भारत के इतिहास से क्या संबंध है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखने वाले हो। तो दोस्तों इसी तरह के इतिहास से या भारत की संस्कृति से जुड़े सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ में शेयर करिए ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। अगला वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।